हम तो ये 2G, 4G, 6G वो सब सुनते रहते हैं तो हमको अपनी आसपास की दुनिया दिखती है। हम कुछ और सोचते हैं और सोच करके कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। और मैं आज देश की सफलता एक तीसरा पक्ष भी आपके सामने रखना चाहता हूं। और अभी तक मीडिया का ध्यान उस बात पे नहीं गया है। खैर बहुत सी बातें हैं मेरे खाते में वो बहुत पीछे रह जाते हैं। जब दूर सुदूर के इलाकों में ऐसी सुविधाएं पहुंचती है तो वहां के लोगों का जीवन कैसे बदलता है। आपने शायद ई संजीवनी के विषय में सुना होगा। मैं इस ई संजीवनी का उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक परिवार है और दूर सुदूर जंगलों में बहुत कहीं दूर रहता है, जिसका एक सदस्य बीमार है और दूर कहीं पहाड़ी पर कहीं जंगलों में बीमारी से वो परेशान है। अब खराब मौसम की वजह से वो अपने परिवार के बीमार मरीज को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रहा है। तब वो क्या करेगा? ऐसी स्थिति में उसकी मदद कर रही है ई संजीवनी सेवा। हाई स्पीड कनेक्टिविटी पर आधारित सेवा ई संजीवनी। साथियों, वो मरीज को अपने फोन में ई संजीवनी ऐप के माध्यम से डॉक्टर से जोड़ देता है और उसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के कंसल्टेशन की सुविधा मिल जाती है। एनडीटीवी के दर्शकों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक ई संजीवनी के माध्यम से 42 करोड़ लोग ओपीडी कंसल्टेशन ले चुके हैं। यानी 4G, 2G ये सुविधा नहीं, ये जीवन में एक नई ताकत बनकर के उभर रहा है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सुबह से शाम तक देश के 1 लाख से ज्यादा लोग ई संजीवनी पर मदद पा चुके हैं। ये मैं 12 घंटे की बात बताता हूं। ई संजीवनी सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक भरोसा है कि संकट आने पर उन्हें तुरंत मदद मिलेगी। एक उदाहरण है कि व्यवस्था में लोकतंत्रीकरण का कमाल क्या होता है। साथियों, एक संवेदनशील सरकार, लोकतंत्र के लिए समर्पित सरकार, संविधान के प्रति समर्पित सरकार ऐसे ही निर्णय लेती है और ऐसे ही नीतियां बनाती है। हमारा जोर लोगों का जीवन आसान बनाने पर है, लोगों की बचत बढ़ाने पर है। जैसे पहले 1 GB डेटा, ये भी मैं 2014 के पहले की बात कर रहा हूं, 1 GB डेटा 300 रुपये में आता था। अब वही डेटा 10 रुपये में आता है। यानी हर भारतीय की जेब में सालाना हजारों रुपये बच रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना से गरीब मरीजों को 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। पीएम जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट पर दवाएं मिलती हैं। इनसे लोगों को करीब 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। हार्ट के स्टेंट की कीमतें कम होने से गरीब और मिडिल क्लास सालाना 12,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। साथियों, हमने ईमानदार टैक्स पेयर को भी सीधा फायदा दिया है। इनकम टैक्स हो या जीएसटी, बहुत अधिक कमी की गई है। इसी वर्ष 12 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स जीरो किया गया और इस समय जीएसटी बचत उत्सव भी जीरो पर चल रहा है। जाने जोरों चारों तरफ
मैं देख रहा हूं इन दिनों बाजारों की चित्र चल रहे हैं, गूगल देखेंगे तो चारों तरफ। क्यों? ये जीएसटी का बचत उत्सव है जिसने ये स्थिति पैदा की है। आजकल हम देख रहे हैं कि बिक्री के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इनकम टैक्स और जीएसटी इन दोनों कदमों से ही एक साल में देशवासियों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होनी तय है। साथियों, हाल के दिनों में देश ने, दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की बहुत चर्चा की है। अभी हमारे मित्र राहुल जी ने भी बड़े विस्तार से ऑपरेशन सिंदूर की बात की। वो आर्मी फैमिली के हैं तो उनका इसमें जज्बा स्वाभाविक भी है, उनकी रगों में वो चीजें दौड़ती हैं। गर्व के साथ उन्होंने इसकी प्रशंसा भी की है और देश और दुनिया भी कर रही है। लेकिन आज मैं आपको एक और ऐसे विषय पर लेकर जाना चाहता हूं जो देश की सुरक्षा के हिसाब से तो बड़ा है ही, ये मेरे देश के नौजवानों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। ये विषय नक्सलवाद का है। अब मैं समझता हूं ये नक्सलवाद शब्द ऐसे ही लोगों ने लटका दिया है। हकीकत में यह माओवादी आतंक का है। ये माओवादी आतंक की कथा मैं आज सुनाना चाहता हूं आपको। कांग्रेस के शासन में जो अर्बन नक्सलों का जो इकोसिस्टम है, ये जो अर्बन नक्सल है, वो कुछ तरह ऐसे हावी थे, आज भी है। माओवादी आतंक का कोई भी घटना देश के लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए वो बहुत बड़ी सेंसरशिप चलाते रहते हैं। वो हमारे देश में आतंकवाद की इतनी चर्चा होती थी, आर्टिकल 370 पर डिबेट होती थी, लेकिन हमारे शहरों में जो कांग्रेस के राज में पनपे हुए अर्बन नक्सली बैठे थे, जो ऐसी संस्थाओं पर कब्जा जमा करके बैठे थे, वो माओवादी आतंक पर पर्दा डालने का काम करते थे, देश को अंधेरे में रखते थे। अभी कुछ दिन पहले भी माओवादी आतंक के कई पीड़ित दिल्ली आए थे। ये बड़ी दर्दनाक चीज है। बहुत बड़ी मात्रा में आए थे। किसी की टांग नहीं थी, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख नहीं थी, शरीर के अंग कुछ चले गए थे। ये माओवादी आतंक के शिकार लोग थे। गांव के गरीब आदिवासी भाई बहन, किसान के बेटे थे, माताएं बहनें थी, 2-2 पैर कट चुके थे। वो दिल्ली में आए थे, 7 दिन रहे, हाथ पैर जोड़ करके कह रहे थे कि हमारी बात हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। आप में से किसी ने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। ये माओवादी आतंक के ठेकेदार जो बैठे हैं ना, उन्होंने उस जुल्म के शिकार हुए उनके दर्द की कथा भी हिंदुस्तान के लोगों तक नहीं पहुंचने दी। कांग्रेस की इकोसिस्टम ने इसकी चर्चा नहीं होने दी। साथियों, हालत ऐसे थे कि देश का करीब करीब हर बड़ा राज्य नक्सली हिंसा, माओवादी आतंक की चपेट में था। बाकी देश में संविधान लागू था, लेकिन रेड कॉरिडोर में संविधान का कोई नाम लेने वाला नहीं था। और मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि जो माथे पर संविधान की किताब लेकर के नाचते हैं ना, वे आज भी ये माओवादी आतंकियों जो संविधान को नहीं मानते हैं, इनकी रक्षा के लिए दिन रात लगा देते हैं। साथियों, सरकार तो चुनी जाती थी,
लेकिन रेड कॉरिडोर में उसकी कोई मान्यता नहीं होती थी। शाम ढलती थी तो घर से बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता था। जो जनता को सिक्योरिटी देने वाले लोग थे, उनको भी सिक्योरिटी लेकर चलना पड़ता था। साथियों, बीते 50-55 सालों में इस माओवादी आतंक की वजह से हजारों लोग मारे गए। कितने ही सुरक्षाकर्मी माओवादी आतंक का शिकार बने। कितने ही नौजवानों को हमने खोया। ये नक्सली, ये माओवादी आतंकी स्कूल नहीं बनने देते थे इलाके में, अस्पताल नहीं बनाने देते थे। अस्पताल है तो डॉक्टर को घुसने नहीं देते थे। जो बने हुए थे उनको भी बम से उड़ा दिया जाता था। दशक तक विकास की रोशनी से देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी आबादी वंचित रही। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे आदिवासी भाई बहनों को, दलित भाई बहनों को, गरीब लोगों को उठाना पड़ा। साथियों, माओवादी आतंक देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है। मैं देश के नौजवानों को इस हाल में नहीं छोड़ सकता था। मैं बेचैनी महसूस करता था, जुबान पे ताला लगा के बैठा था। आज पहली बार मेरे दर्द को आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं उन माताओं को जानता हूं जिन्होंने अपने लाल खोए। उन माताओं की अपने लाल से कोई अपेक्षा थी, आशा थी। या तो वो ये माओवादी आतंकियों के झूठे बातों में फंस गए, या तो माओवादी आतंक के शिकार हो गए। और इसलिए 2014 के बाद हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ भटके हुए नौजवानों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। और मैं देशवासियों को आज पहली बार कह रहा हूं, देशवासियों को संतोष होगा, देशवासी हमें आशीर्वाद देंगे। जिन माताओं ने अपने लाल खोए, वो माताएं हमें आशीर्वाद देगी, देश की शक्ति को आशीर्वाद देगी।